Hey students, how are you? Welcome to the channel. Arithmetic progression chapter we have already finished. You guys know, अगर आपने arithmetic progression chapter की कोई भी वीडियो मिस कर दी है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. उससे पहले के चैप्टर्स मीन स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स टोटल वी हैव फिनिश्ड एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर 6th चैप्टर दैट इज ट्रायंगल्स. ओके, अगर आपने 5 चैप्टर्स में से कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है तो आप आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, प्लेलिस्ट डाल दी है सारे चैप्टर्स की. ओके, 6th चैप्टर आज हम देखेंगे ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स इज इम्पोर्टेंट चैप्टर. ट्रायंगल्स में क्या देखेंगे हम आज? फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में ऐसा कुछ है नहीं, देयर आर फिलअप्स. फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ साथ हम एक थ्योरम भी करेंगे. वो थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? आपके पूरे चैप्टर के लिए. ओके, सो हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज 6.1? फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? ओके, सो कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. सो आपको बताना है कौन सी चीज कॉन्ग्रुएंट होती है, कौन सी चीज सिमिलर है. अब बताओ, आपने पढ़ रखा है अभी तक 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंट का केस पढ़ा था. कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? एग्जैक्टली उसी के ऊपर जो चीज मैच हो जाती है. जैसे मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल बनाया और दूसरा ट्राइंगल बनाया. दूसरा ट्राइंगल जो मैंने बनाया उसकी साइड एग्जैक्टली पहले वाले ट्राइंगल की साइड से इक्वल है. उसके एंगल्स भी सेम टू सेम वही है. मींस दोनों ट्राइंगल लगभग आइडेंटिकल है, दोनों सेम है टोटली. ओके, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. मतलब एक ट्राइंगल के ऊपर मैं दूसरा ट्राइंगल रखूं तो वो मैच हो, वो कहीं से बड़ा छोटा ना हो. वैसे सिमिलर भी इसी तरीके से होता है. बट सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्ग्रुएंट में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से एंगल्स इक्वल होंगे. साइड इस ट्राइंगल के दूसरे साइड के ट्राइंगल की साइड की इक्वल होगी. बट इन केस ऑफ सिमिलर, सिमिलर मतलब इसके जैसा दिखता है बट वो एग्जैक्टली वो नहीं है. जैसे आप बोलते ना, मॉडल है, कोई शिप है, ठीक है, कोई छोटी सी शिप है या कोई बिल्डिंग है, तो किसी बिल्डिंग का मॉडल और जो बिल्डिंग एक्चुअल में है वो सिमिलर है. सिमिलर मतलब जैसा वो मॉडल है एग्जैक्टली वैसे ही बिल्डिंग है. बट क्या उसका साइज सेम है? साइज सेम नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो सिमिलर है. मीन्स बिल्कुल वैसे ही दिख रही है बट साइज सेम नहीं है. दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके, सिमिलर क्या होता है? जैसे हमारा क्या हो गया, स्क्वायर सिमिलर होता है. जैसे छोटा स्क्वायर बना दिया आपने जिसके सारे एंगल्स इक्वल है, 90 के होते हैं, और एक बड़ा स्क्वायर बना दिया तो स्क्वायर्स आर सिमिलर. ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है. क्या होता है सिमिलर? सिमिलर मीन्स एंगल्स इक्वल होने चाहिए. साइड्स की बात हम नहीं करते, हम सिर्फ एंगल्स की बात कर रहे हैं. एक ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल होने चाहिए तो वो हो जाता है सिमिलर. साइड्स जरूरी नहीं है इक्वल हो. ओके, सो अब हम देखते हैं. आप आई होप आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट पता चल गया हो कि दोनों में फर्क क्या होता है. अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं, मीन्स इसके सारे एंगल 60 के हैं, मैं एक छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं, क्या वो सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? क्योंकि सारे एंगल्स, इसमें भी 60 है, उसमें भी सारे एंगल 60 हैं. बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट कब होता? जब इस ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल होती. पर सिमिलर में ऐसा नहीं होता. फर्स्ट पढ़ते हैं. देखो, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? आपको चूज करना है. तो बताओ, सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर. करेक्ट. कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि आप बड़ा सर्कल बनाओगे, जरूरी थोड़ी ना हर बार उतने ही साइज का बनाओगे. छोटा सर्कल भी तो बना सकते हो ना. सो सर्कल आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट नहीं होता. कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसका रेडियस इक्वल होगा. ऑल स्क्वायर, आप स्क्वायर के केस में बताओ. स्क्वायर का केस तो हमने अभी देखा, वो भी क्या होता है? सिमिलर. अब आगे उसने बोला ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं? पहला ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल, दूसरा ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्राइंगल. अभी हमने ये केस किया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60, दूसरे में भी 60, तो वो होता है सिमिलर. बट अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके साइड, इसके खुद के दो एंगल्स इक्वल होते हैं ना. मतलब अगर मैंने दो ट्राइंगल बनाया है, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है. पर
ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों 30-30 हो और ये दोनों 40-40 के एंगल्स हो। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, ये तो बात नहीं हुई। तो ये क्या है, हो भी सकता है सिमिलर, कब हो सकता है, जब ये एंगल इसके इक्वल हो। बट ये तो जरूरी नहीं, ऐसा कुछ तो उसने बोला ही नहीं। तो हमारा क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला केस होगा जिसमें हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर जो हमारी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है, जैसे ये पॉलीगन है, ठीक है। क्या बोला उसने, दो पॉलीगन है ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन बनाए हमने, ठीक है, और दोनों की साइड्स के नंबर से, मतलब इसमें 3 साइड्स हैं तो दूसरे में भी 3 साइड्स हैं। इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, तो हमने क्या बनाए हैं, उसने बोला दो पॉलीगन सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे, जब उनकी एंगल्स क्या होंगे, ऑप्शन में क्या दे रखा, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स हमने बात करी, एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए, तो क्या आ जाएगा, एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनका रेशियो इक्वल होगा, मतलब इसका रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो बाकी दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब अगर ये है 1-1 तो या तो ये डबल होगा या तो ट्रिपल होगा, रेशियो सेम होगा। जैसे अगर मैंने बोला ये है 2, ये है 4, तो अगर मैं लिखूं ये होगा 6, तो 2 और 6 का रेशियो क्या होगा, 1:3। तो अगर मैं 4 और इस वाली साइड का रेशियो करूं तो वो भी 1/3 ही आना चाहिए। जैसे 4 है तो यहाँ 12 होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होकर 1/3 आएगा ना। तो वो होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल इक्वल होने चाहिए और रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो इक्वल का क्या मतलब होता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। हमें एग्जांपल चाहिए, किस चीज का एग्जांपल, जिसमें सिमिलर फिगर्स बने। सिमिलर फिगर्स का केस तो हमने ऊपर भी देखा है, क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होता है और स्क्वायर भी सिमिलर होता है और रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो सिमिलर फिगर्स के। आगे उसने बोला नॉन सिमिलर, तो नॉन सिमिलर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, दिस इज नॉट सिमिलर। स्केलेन ट्राइंगल बोल दो, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, कुछ भी बोल दो। ओके, आप कोई सा भी बोल सकते हो। वो क्या होंगे हमारे नॉन सिमिलर, जिसमें हमारे सेम एंगल्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर लिख के क्या देखना होगा आपको, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए। तो देखो जरा फर्स्ट और सेकंड फिगर में, इधर सारी साइड 1.5 है, दूसरी साइड सारी साइड 3 है। रेशियो करोगे तो क्या आएगा, 1.5 का डबल करते हो तो 3 आता है। रेशियो तो सेम होगा साइड्स का, बट एंगल्स देखो, एंगल्स का क्या, फर्स्ट फिगर में जो फिगर है वो थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है, एंगल्स हमें पता नहीं चल रहा कि 90 है या नहीं, बट 90 तो नहीं लग रहा कहीं से भी, है ना। 90 नहीं है, ये तो पैरेललोग्राम बन गया ना, 90 है ही नहीं एंगल। और जो सेकंड फिगर है उसमें हमारे सारे एंगल्स 90 के हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल दूसरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के इक्वल नहीं है, तो हमारा ये नहीं होगा सिमिलर। ओके, नेक्स्ट हमारी थ्योरम क्या है, देखो हमारी थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम और क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। मतलब आप बीपीटी भी बोल सकते हो और आप थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे वो बोलो। ओके, अब सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्योरम होती क्या है ये थ्योरम। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides of interesting point, the other two sides are divided in the same ratio. क्या बोला उसने, धीरे धीरे पढ़ो। If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides means अगर हम if a line is drawn parallel to other side, कोई भी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर हमने एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड बनाई, लाइन ड्रॉ करी। जैसे देखो अगर मैंने कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करा, सपोज मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करा है और इस ट्राइंगल में मैंने एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड ड्रॉ करी। मतलब मैं कोई भी साइड ले लेती हूँ जिसके पैरेलल में ड्रॉ करनी है। सपोज ये साइड है वो नीचे वाली,
इसके पैरेलल मुझे एक साइड ड्रॉ करनी, तो क्या पॉसिबल है मैं इसके या तो नीचे ड्रॉ करूं पैरेलल साइड, या तो ऊपर यहाँ या फिर यहाँ ड्रॉ करूं। तो मुझे किस तरीके से ड्रॉ करनी है उसने आगे बताया। उसने क्या बोला है, किस तरीके से ड्रॉ करनी है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब किस तरीके से ड्रॉ करनी है कि जो मेरी जो पैरेलल लाइन खींचू ना मैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बाकी दो साइड्स है उन दोनों को वो टच करे अलग अलग पॉइंट्स पे। अब उसने अलग अलग पॉइंट्स क्यों बोला, क्योंकि क्या पॉसिबल था कि मैं पैरेलल साइड यहाँ बना देती, अगर मैं पैरेलल साइड यहाँ बना देती तो मेरी एक ही पॉइंट पे टच होता है ना, बट उसने बोला दो अलग अलग पॉइंट पे टच होना चाहिए। इट मीन्स मेरी पैरेलल साइड कैसे बनेगी, मेरी पैरेलल साइड ऐसे बनेगी। तो हमने क्या करा, एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड बनाई। किस तरीके से बनाई कि वो पैरेलल साइड दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पर टच कर रही है। तो अगर इस तरीके से हमने कोई लाइन बनाई है तो क्या होगा, अदर टू साइड्स मतलब ये जो दो साइड्स बनी है हमारी आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इनका रेशियो क्या होगा, सेम। मतलब ये जो पॉइंट है जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, वो रेशियो हमारा दोनों सेम होगा। मतलब अगर ये 1/2 होगा तो ये रेशियो भी 1/2 होगा। दिस इज थ्योरम। अब हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ओके, सो आपने ये ट्राइंगल बना लिया होगा। आपने ट्राइंगल बना लिया, इसको नाम दे देते हैं ABC, दिस इज D, दिस इज E। अब इस ट्राइंगल में देखो आपको क्या करना है, दिस इज D। ओके, इसमें आपको क्या करना है, गिवन लिखना है सबसे पहले। तो गिवन क्या है हमारा गिवन क्या है कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, मतलब DE पैरेलल BC। तो गिवन में क्या आ जाएगा, DE पैरेलल BC। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव हमारा है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है मतलब AD/DB, AD/DB किसके इक्वल है, AE/EC के इक्वल हमें प्रूव करना है। इसमें होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन के लिए लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो आपको क्या करनी है, आपको EB को ज्वाइन करना है और BC को ज्वाइन करना है। तो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, पहला ज्वाइन D to C एंड B to E। करेक्ट, ज्वाइन कर दिया। और क्या करना है आपको, E से परपेंडिकुलर खींचना है AB पर। तो E से जब आप परपेंडिकुलर खींचोगे AB पर तो वो इस तरीके से बनेगा। तो क्या करोगे, इसको नाम दे दो। सो EF परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर खींचा हमने, AB के परपेंडिकुलर। इसी तरीके से D से परपेंडिकुलर खींचोगे कहा, AC पर। तो क्या आ जाएगा, D, इसको नाम दे दो। किसको क्या नाम दे दोगे, M नाम दे देते हैं। सो DM परपेंडिकुलर हो जाएगा AC के। ओके, हमें क्या करना है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो ट्राइंगल जो है ना EF, आपने एक चीज पढ़ी होगी या फिर आपने कोई चीज बताओ। ओके, अगर मैंने कोई पॉइंट मार्क किया, गिवन पॉइंट है, मैंने पॉइंट दिया है, दिस इज द पॉइंट, और एक लाइन दी है। ओके, अब मैंने बोला इस पॉइंट से जो गिवन लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सो आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। करेक्ट, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। क्या कोई और परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर सकती हूँ उस पॉइंट पे, गिवन लाइन पे? नो, नहीं कर सकते। एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर आएगा ना, दूसरा परपेंडिकुलर पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई हमारा ट्राइंगल बन रहा है, किस तरीके से, ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, मैंने ट्राइंगल बनाया ABC, ठीक है, और मैंने आपको कहा A से परपेंडिकुलर मार्क करो नीचे वाली लाइन पर, तो आपने तो कर दिया परपेंडिकुलर मार्क। तो इस केस में ट्राइंगल के अंदर इसका परपेंडिकुलर आ रहा है। करेक्ट, आ रहा है। तो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा ACD, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा ACD, ये वाला ACD मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा। और अब मैंने बोला A से परपेंडिकुलर मार्क करो नीचे वाली लाइन पर। तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि अगर मैंने बोला A से नीचे वाली लाइन तो CD है, तो CD पे परपेंडिकुलर टेढ़ा थोड़ी ना बन जाएगा,
CD को आप एक्सटेंड करोगे और तब जाके आप परपेंडिकुलर मार्क करोगे। इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो उस ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल है उसके बाहर लाई करेगा। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो परपेंडिकुलर होता है ट्राइंगल के अंदर भी पॉसिबल होता है लाई करे, ये भी पॉसिबल होता है कि वो ट्राइंगल के बाहर लाई करे। एक पॉइंट से एक गिवन लाइन पर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। जैसे ये D है ना, D से हमने परपेंडिकुलर डाला AC पर, तो हमारा परपेंडिकुलर DM ही रहेगा। अब इस पूरी लाइन में हम कोई सा भी पार्ट ले लें, चाहे AM ले, चाहे ME ले, चाहे EC ले, अगर हम बात करेंगे कि D से परपेंडिकुलर डालो तो हमारा वो परपेंडिकुलर DM ही रहेगा। ओके, गॉट इट। अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन प्रूव। ओके, AD अपॉन DB। सो देखो AD अपॉन DB, AD और DB के लिए हमें AD चाहिए होगा और DB चाहिए होगा, करेक्ट। AD हमारा कब आएगा, जब हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो AD चाहिए तो ADE ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ, अब हम लिख रहे हैं प्रूफ। ओके, अब हम लिख रहे हैं प्रूफ। सो प्रूफ में हमें चाहिए एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ ADE लिखेंगे ना तो ही तो आएगा ना हमारे ADE में हमारा AD आ जाएगा। अब देखो AD के नीचे मुझे क्या चाहिए, DB चाहिए, तो DB के लिए मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा, है ना। ट्राइंगल कौन सा लूंगी मैं DB के लिए, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, देखो कौन सा, DBE बन रहा है ना एक ट्राइंगल DBE। तो मैं क्या ट्राइंगल लूंगी यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। अब देखो मैं DBE भी ले सकती थी और मैं DBC भी ले सकती थी, पर मैंने DBC क्यों नहीं लिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, हमने ले लिया DBE, अपॉन में चाहिए था तो हमने अपॉन में लिख दिया। अब देखो ADE में मुझे चाहिए AD, इट मीन्स मेरा बेस, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाफ इंटू बेस, अगर मेरा बेस ये होगा तभी तो मेरी हाइट बनेगी ना, ये EF है ना। बेस क्या होता है, साइड, ट्राइंगल की कोई भी साइड को बोलते हैं ना बेस, तो साइड तो मुझे AD चाहिए, इट मीन्स मुझे बेस AD ही लेना पड़ेगा। तो मैं क्या ले लूंगी, हाफ इंटू बेस क्या लूंगी मैं, AD इंटू में, अगर बेस AD होगा तो AD पे जो परपेंडिकुलर है वो हमारी हाइट होगी। तो AD पर परपेंडिकुलर कौन सा है, EF, तो इंटू में हाइट क्या है, EF अपॉन। अब देखो सिमिलरली DBE के केस में करो, हाफ इंटू बेस, DBE में मुझे DB चाहिए ना, तो DB क्या हो जाएगा, बेस, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, DB इंटू हाइट। अब देखो DB पे हाइट क्या पड़ रही है, DB पे तो कोई कनेक्ट नहीं है 90 डिग्री का, इट मीन्स ये वाला केस हो गया कि CD पे तो कोई 90 डिग्री का है नहीं, इट मीन्स हम उसको एक्सटेंड करके देखेंगे कि किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो DB को एक्सटेंड करके देखो किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, यहां पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा, EF, यहाँ होगा EF। देखो ये सेम केस हो रहा है, ये वाला केस है ना, जिसमें जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है। तो ये जो DBE ट्राइंगल है ना, इसके बाहर इसका परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, इसलिए मैंने आपको वो बताया था। ओके, तो ये हमारा हो गया। देखो कैंसिल करो, EF से EF कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आ गया यहाँ पर AD अपॉन DB, अच्छी बात है। अब दूसरी साइड हमें क्या चाहिए, AE और EC। AE चाहिए तो मुझे दोबारा ट्राइंगल AED लेना पड़ेगा। तो क्या लोगे, एरिया AED अपॉन, EC चाहिए अपॉन में, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ECD ट्राइंगल, एरिया ऑफ ECD। अब देखो AED में मुझे क्या चाहिए, AE चाहिए साइड, AE साइड चाहिए तो बेस मुझे AE लेना पड़ेगा। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा, AE। बेस अगर AE होगा तो AE पे परपेंडिकुलर क्या है, DM, तो हाइट हो जाएगी DM अपॉन हाफ इंटू बेस क्या होगा ECD में, ECD में मुझे EC चाहिए बेस, तो EC हो जाएगा इंटू हाइट क्या होगी बताओ, हाइट हमारी क्या होगी इसमें, EC पे कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, इधर तो कुछ परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, तो EC को एक्सटेंड करके देखोगे किधर है परपेंडिकुलर, M पर है, सो MD मतलब DM, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, ये हो गया AE अपॉन EC। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर, मैं बोल रही थी ना DBE की जगह मैंने DBC क्यों नहीं लिया, और इसी तरीके से हम ECD
की जगह ईसीबी भी ले सकते थे, वो क्यों नहीं लिया? क्यों? डीबी पे परपेंडिकुलर कहां से पड़ेगा फिर? अगर मैंने डीबीसी लिया तो डीबी पे परपेंडिकुलर सी से पढ़ना चाहिए ना, सी से तो हमने कोई परपेंडिकुलर ही नहीं खींचा, इसलिए हमने डीबीई लिया, क्योंकि ई से परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना सामने वाले पॉइंट पे, सामने वाली साइड पे, इसलिए लिया था। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या करना है, ये जो रेशियो है वो तो आ गया एज इट इज। अब हमें इसको इस पार्ट के इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आरएचएस इक्वल करना है ना, राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, मीन्स ये भी राइट हैंड में है, ये भी राइट हैंड में है, राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पहले इक्वल करनी पड़ेगी, फिर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, इसीलिए आरएचएस भी इक्वल हो गया, प्रूव हो जाएगा हमारा। तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करनी है। लेफ्ट हैंड में क्या है, अब देखो एडीई ट्राइंगल, एडीई ट्राइंगल, एईडी दोनों ट्राइंगल सेम ही है, एडीई बोलो या एईडी, तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है, तो नीचे वाली भी होनी चाहिए सेम। नीचे देखो अब क्या है, डीबीई और ईसीडी, तो डीबीई का एरिया अगर ईसीडी के एरिया के इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको डीबीई का एरिया ईसीडी के इक्वल करना है। डीबीई का एरिया मीन्स जो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है, डीबीई का एरिया ये वाला एरिया ईसीडी के एरिया मतलब इस एरिया के इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करोगे, देखो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम करी थी, दो ट्राइंगल अगर हो जिसका बेस सेम हो, दो ट्राइंगल जिसका बेस सेम हो और दोनों पैरेलल लाइंस पे हो, मतलब पूरे पैरेलल लाइंस पे हो, मतलब ये दो ट्राइंगल्स है जिसका बेस सेम है, बेस क्या है ये वाला, तो बेस सेम है ना दोनों ट्राइंगल का, और दोनों लाइन सेम पैरेलल, दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल पे हो, मीन्स ये और ये पैरेलल लाइंस है और दोनों इस पे टच हो रहे हैं, तो क्या होता है, उनका एरिया इक्वल होता है। तो सेम देखो यहाँ पे भी बन रहा है, डीईबी और डीईसी दोनों सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे हैं, सेम पैरेलल लाइंस पे है ना, तो क्या होगा, उनका एरिया इक्वल होगा। तो अब क्या लिखोगे, ट्राइंगल डीबीई एंड ईसीडी लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब सेम पैरेलल्स में है तो देयरफॉर दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर डीबीई का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ईसीडी। और ये क्यों होगा, बिकॉज ये हमारी एक थ्योरम है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। ओके, अब ये हो गया इक्वल। अब देखो ये इक्वल है, इट मीन्स हमारा एलएचएस इक्वल हो गया। मतलब इसका क्या हम मीनिंग निकालें, हमारा इसका मतलब है एरिया एडीई अपॉन किसके इक्वल आ गया, एरिया एईडी अपॉन एरिया ईसीडी इक्वल आ गया। अब इक्वल आ गया, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। ओके, सो हमारा एलएचएस इक्वल है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, तो आरएचएस भी इक्वल होगा। तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ हमारा कि ये और ये तो इक्वल है ही, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एडीई और डीबीई की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। आप ये लिखने की बजाय ना डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है, एडी अपॉन डीबी, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दो एडी अपॉन डीबी। और इसी तरीके से आप दूसरे वाले की वैल्यू भी लिख दो, दूसरे की जगह एई अपॉन ईसी, तो इसकी जगह लिख दोगे आप एई अपॉन ईसी। तो देखो हमारा, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये थी हमारी थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, कुछ भी बोल लो, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरम आपके पेपर में भी आती है और आपके आगे के जो क्वेश्चंस है वो सीधे इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझनी है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। सो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है। अब इस थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में। ओके, मतलब एक्सरसाइज जो हमारी नेक्स्ट है ना, सेकंड एक्सरसाइज, वो हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। वीडियो आपको समझ आ गई है तो जल्दी से यस लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो एंड बाय बाय, टेक केयर।